हेलो बच्चों, वेलकम टू PW विद्यापीठ जम्मू सेंटर। मेरे पास अभी एक सैम्पल पेपर है जो कि जे एडवांस के लिए आईटी कानपुर ने रिलीज़ किया है। उसको डिस्कस मैं करूँगा यहाँ पे। फिजिक्स का पेपर है, तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। 17 क्वेश्चन का सेट है ये, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, consider a horizontal frictionless xy plane shown in the figure. फिगर गिवन है। ये एडवांस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि क्वेश्चन को आपको बहुत ही स्मूथली, बहुत ही स्टेडली पढ़ना होता है, तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही स्टेडी रेट से हम लोग क्वेश्चंस को रीड करते हैं और समझते हैं कि क्या गिवन है एंड कैलकुलेट क्या करना है। तो क्वेश्चन इज कंसिडर हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस एक्स वाई प्लेन शोन इन फिगर। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू रीजन, दो रीजन में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओरिजिन यहाँ पे है ना। एट सम डिस्टेंस x1 देयर इज अ बाउंड्री। तो इधर का रीजन कुछ और है, इधर का रीजन कुछ और है। इसके बारे में बताया गया है कि क्या है। तो इन रीजन 1 एंड 2 लाइन ए बी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x इज इक्वल टू x1। ये गिवन है, यहाँ से दिख रहा है आपको। जो ये बाउंड्री लाइन है, इसका पोजीशन है x इज इक्वल टू x1। So the potential energy of a point particle of mass m in the region 1 is 0। रीजन 1 में पार्टिकल के पास किसी भी तरह की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। पोटेंशियल का फंक्शन यहाँ पे क्या गिवन है, 0 गिवन है। इन द रीजन 2 V इज इक्वल्स टू V नॉट। रीजन 2 में पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। रीजन 2 में जब पार्टिकल एंटर करता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ठीक, दिस इज गिवन इन द प्रॉब्लम। एंड नाउ द पार्टिकल इज सेंड फ्रॉम द ओरिजिन। पार्टिकल को ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया गया है विद स्पीड v1। यहाँ पे ये स्पीड की वैल्यू दी है v1, मेकिंग एन एंगल θ1 विद x एक्सिस। दिस इज गिवन, एंगल θ1 विद x एक्सिस। इट रीचेज पॉइंट p। पॉइंट p पे, दिस इज पॉइंट p, यहाँ पे पहुँचता है। स्पीड मान लो इसका v2 है। रीजन 2 में ट्रेवलिंग विद स्पीड v2 अलॉन्ग a line that makes angle θ2 with x axis। रीजन 2 में x एक्सिस के साथ वेलोसिटी का एंगल θ2 गिवन है। ट्रेवलिंग विद स्पीड v2 विद x एक्सिस। इग्नोर ग्रेविटी, ग्रेविटी कंसिडर नहीं करनी है। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स भी नहीं लेने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। मतलब मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन को हमें एक्सप्लोर करना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि एनर्जी कंजर्वेशन का यूज हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल का फंक्शन गिवन है, सो वी कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पी पे जो रीजन 2 में है, इनके बीच में अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखते हैं तो हमें डायरेक्टली ऑप्शन दिख जाएगा कुछ ना कुछ। तो लेट अस यूज एनर्जी कंजर्वेशन। तो करते हैं प्रॉब्लम को। इसको मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे फिर से सिचुएशन को। लेट्स सी। तो यहाँ से पार्टिकल को v1 के स्पीड से θ1 एंगल से थ्रो किया। हियर इज अ बाउंड्री, यहाँ पे बाउंड्री। इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी 0 है। यहाँ पे कहीं पार्टिकल आते हैं, स्पीड v2 है और x एक्सिस के साथ एंगल यहाँ पे θ2 बन रहा है एंड दिस एंगल इज θ1। तो पहले तो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं एट दिस पॉइंट O एंड दिस पॉइंट P। तो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एट पॉइंट O एंड P। पॉइंट O और P पे एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखते हैं, राइट। तो आप देखिए, इनिशियल एनर्जी होगी O पर, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी है नहीं यहाँ तक। जैसे ही पार्टिकल रीजन 2 में एंटर करेगा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी, उसको बोला गया है v नॉट, राइट। तो दिस इज इक्वल टू पॉइंट P पर जो एनर्जी होगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ mv2 स्क्वायर एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी v नॉट।
को आप सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व कर लीजिए। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, m को डिवाइड कर दो, v2 स्क्वायर इधर ले आओ, मतलब ऑप्शन लिखना है तो आपको मिलेगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस v नॉट एंड डिवाइडेड बाय m। तो चेक करते हैं ये ऑप्शन है कि नहीं। तो लेट्स सी, ऑप्शन 1 आप देखिए, ए ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस v नॉट बाय m, सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऑप्शन बी पढ़ते हैं। एट द बाउंड्री देयर इज एन इम्पल्सिव फोर्स इन द वाई डायरेक्शन, और ऑप्शन सी में भी फोर्स के बारे में ही बात किया गया है। ऑप्शन डी को भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन पहले बी और सी ऑप्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, सडनली रीजन 1 और 2 की मैं बात करूँ, रीजन 2 में पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, मतलब रीजन 1 से जब आप 2 में जा रहे हैं, सो देयर इज चेंज इन, सडन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब सडन फोर्स आया होगा। इसीलिए प्रॉब्लम में इम्पल्सिव फोर्स के बारे में बोला गया है, क्योंकि सडनली x इज इक्वल टू x1 पे सडनली पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल के पास आ जा रही है, देयर मीन्स देयर इज सम इम्पल्सिव फोर्स, राइट। तो इम्पल्सिव फोर्स आएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इक्वेशन हमें पता है। कंजर्वेटिव फोर्स की बात अगर मैं करूँ तो कंजर्वेटिव फोर्स लिखा जाता है माइनस ऑफ टी यू बाई डी एक्स। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि देयर इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये x के साथ चेंज हो रहा है। एट x इज इक्वल टू x1 आपको पोटेंशियल एनर्जी का चेंज मिल रहा है। तो क्लियरली यहाँ से हमें दिखेगा फोर्स का x कंपोनेंट दैट इज माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप लिख सकते हैं फाइनल v नॉट, इनिशियल कुछ भी नहीं है 0, डिवाइडेड बाई डेल्टा x या dx जो भी कह लीजिए। यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि देयर इज अ फोर्स इन x डायरेक्शन विच इज अलॉन्ग नेगेटिव x, माइनस साइन बता रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव x डायरेक्शन में है। ऑप्शन बी को अगर रीड करते हैं तो बी में बोल रहा है कि इम्पल्सिव फोर्स वाई डायरेक्शन में होगा, नहीं वाई में नहीं होगा। एट द बाउंड्री देयर इज एन इम्पल्सिव फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, तो फोर्स कहाँ पे होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा। ऑप्शन सी भी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन डी के बारे में। देखो ऑप्शन सी से ही आपको पता चलेगा कि डी भी करेक्ट है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब पार्टिकल आएगा, जैसे इस रीजन को क्रॉस करेगा, इससे इम्पल्सिव फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। और अगर वाई डायरेक्शन में फोर्स नहीं है तो आप देखिए वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट को v1 साइन थीटा 1, और यहाँ पे हो जाएगा v2 साइन थीटा 2, ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी। देयर इज नो फोर्स इन वाई डायरेक्शन, इसलिए वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी भी चेंज नहीं करेगी। तो वी कैन राइट v1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू v2 साइन थीटा 2, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। एक बार सारे ऑप्शन को फिर से देख लेते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आया, सी ऑप्शन करेक्ट आया, एंड डी भी करेक्ट आया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर से है। जैसा कि आप जानते हैं हर पेपर में एटलीस्ट एक क्वेश्चन यूनिट मेजरमेंट एरर से होता ही है। ये क्वेश्चन है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन जे एडवांस में पूछे गए हैं, उसी पर बेस्ड है ये। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच मास एंड टॉर्क आर डायमेंशनलेस, मतलब एक नया सिस्टम लिया गया है जिसमें मास को डायमेंशनलेस बोला गया है। मास क्या है, डायमेंशनलेस, मतलब उस नए सिस्टम में देयर इज नो डायमेंशन ऑफ मास एंड टॉर्क। टॉर्क की बात मैं करूं तो अब देखो टॉर्क में क्या क्या चीज़ें होती है। टॉर्क का जब डायमेंशन फॉर्मूला आप लिखते हैं तो दिस इज ml स्क्वायर टी माइनस 2। अब बोला गया कि ये डायमेंशन लेस है नए सिस्टम में, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर भी 0, मतलब इसको डायमेंशन लेस बोला गया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो नया सिस्टम होगा सभी क्वांटिटीज़ का पावर 0 आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ m l स्क्वायर टी माइनस 2 1, राइट। अब देखो इसमें बात करते हैं मास, तो मास हो गया डायमेंशनलेस, तो मास को आप हटा दीजिए, m का पावर 0 नए सिस्टम में। l का डायमेंशन l है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेंथ हैज डायमेंशन l स्क्वायर ही रहेगा, एंड t माइनस 2,
दिस इज 1। यहाँ से एक रिलेशन आता है एल और टी के बीच में, मतलब नए सिस्टम में डायमेंशन ऑफ एल विल बी सेम एज डायमेंशन ऑफ टी। लेंथ का डायमेंशन टाइम के इक्वल होगा या टाइम का डायमेंशन लेंथ के इक्वल होगा इन न्यू सिस्टम। और नए सिस्टम में मास को डायमेंशनलेस बोला गया है। ऑप्शंस को देखते हैं क्या निकालना है। डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एल माइनस वन। लेट्स कैलकुलेट। इन बातों का ध्यान रखते हुए कि नए सिस्टम में जो टाइम होगा उसका डायमेंशन एल के इक्वल होगा या एल का टी के इक्वल होगा। तो प्रोसीड करते हैं, बात करते हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन आप देखो, सपोज कर लो लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस वन। अब मैं नए सिस्टम की बात करूं तो नए सिस्टम में आप देखो मास को डायमेंशनलेस बोला गया है, एम को जीरो कर दीजिए। ऑप्शन अगर आप देखें ध्यान से, आपको एल के टर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब टी वाले टर्म को हटाना। और यहाँ से दिख रहा है हमें कि नए सिस्टम में टाइम इज इक्वल टू लेंथ डायमेंशनली। मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, तो एल को तो एल रहने दो, और एल का डायमेंशन एल है, ये ओरिजिनल सिस्टम में और न्यू सिस्टम में दोनों जगह बोला गया है। टी माइनस वन, टी एल के इक्वल था, इसका मतलब टी माइनस वन क्या हो जाएगा, एल माइनस वन। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो एम का पावर जीरो और एल का भी पावर क्या है, जीरो है। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम न्यू सिस्टम में क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। उसका पावर हो जाएगा एम पावर जीरो एंड एल पावर जीरो, दैट मीन्स डायमेंशनलेस। ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एल माइनस वन, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इस तरह से एंगुलर मोमेंटम, सरफेस टेंशन एंड here it should be L to the power 0, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन एंड डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ये सब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आगे आते हैं एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। तो नए सिस्टम में अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम के बारे में, एंगुलर मोमेंटम चेक करते हैं क्या होगा। तो इन द ओल्ड सिस्टम इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम, निकाल सकते हैं आप एम बी आर से। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। न्यू सिस्टम की बात करें तो मास डायमेंशनलेस है, लेंथ के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो एल स्क्वायर करते हैं। अब देखो टी फिर से एल के बराबर है न्यू सिस्टम में, तो टी माइनस वन की जगह मैं लिख सकता हूँ एल माइनस वन। तो आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी एम जीरो एल, दैट मीन्स एल टू द पावर वन। तो देखते हैं कि ऑप्शन में ये है एंगुलर मोमेंटम हैज डायमेंशन एल टू द पावर माइनस वन, ये है। एक बार चेक कर लेते हैं। जस्ट वन मोमेंट। एंगुलर मोमेंटम एम वी आर ना, मास v हो जाएगा एल टी माइनस वन एंड r इज l, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। यहाँ से सॉल्व होकर l मिलेगा, बट ऑप्शन में क्या था ध्यान से देखिए l माइनस वन था, तो ये करेक्ट नहीं होगा, मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला आप देखिए, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ से आप निकाल लेंगे एम टी माइनस टू। तो इन न्यू सिस्टम मास इज डायमेंशनलेस, so m to the power 0 and t is l, so it will be l minus 2। तो देखते हैं क्या l minus 2 ऑप्शन में है, नहीं है, l to the power 0 बोला है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हुआ। अब बात आती है प्रेशर की, प्रेशर को चेक करते हैं। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला है प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, उससे आप कैलकुलेट करोगे, इट विल बी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का नए सिस्टम में अगर हम बात करें तो मास डायमेंशनलेस हो गया, एल माइनस वन लिखो, और देखो टी एल के ही बराबर है न्यू सिस्टम में, तो इट विल बी एल टू द पावर माइनस टू। तो आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी एल टू द पावर माइनस थ्री। अब आप ऑप्शन को चेक करेंगे तो देखेगा डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज एल माइनस थ्री, सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन।
इंडक्शन का इफेक्ट लिया जाएगा, जो कंडक्टिंग सेल होते हैं उनमें कैसे इंडक्शन का रूल फॉलो होता है, उसी पर बेस प्रॉब्लम है। रीड करते हैं। अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू इज लोकेटेड इनसाइड अ न्यूट्रल हॉलो स्फेरिकल सेल। ये हॉलो स्फेरिकल सेल है, यहाँ पे कंडक्टिंग है, यहाँ पे एक चार्ज क्यू है इसके सेंटर पे। रेडियस इनर ए है, आउटर रेडियस बी है, एज शोन इन द फिगर में बनाया गया है, दिखाया गया है। बी माइनस ए इज नॉट नेग्लिजिबल, मतलब थिकनेस सफिशिएंट अमाउंट का है। एंड द सेल इज सेंटर्ड एट द ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पे है। इफ द पॉइंट चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द ओरिजिन इन द सेंटर ऑफ द सेल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या क्या होंगे ये बताएगा। सबसे पहले बात की गई है पोटेंशियल के बारे में। एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स का मेजरमेंट यहाँ से ओरिजिन से करते हैं। तो पहले तो इंडक्शन का रूल फॉलो करते हैं। अगर यहाँ पे चार्ज है क्यू तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्यू और यहाँ पे आ जाएगा प्लस क्यू। अब बात करते हैं अगर ए, मतलब जो इनर सरफेस है सेल का, उस सरफेस का पोटेंशियल, उस सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, चलिए चेक करते हैं क्या होगा। तो सिचुएशन इज दिस, यहाँ पे चार्ज है क्यू, दिस इज ए एंड दिस वन इज बी। यहाँ पे चार्ज क्यू है सेंटर पे, यहाँ पे आ गया चार्ज माइनस क्यू और यहाँ पे आ गया चार्ज प्लस क्यू। तो पोटेंशियल इस पॉइंट का हमें लिखना है, ठीक है ना, एट एक्स इज इक्वल टू ए। बी इज, तो देखो जो सेंटर पे चार्ज है इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा, उसकी वैल्यू हम लिखेंगे के क्यू अपॉन ए। और यहाँ पे इनर सरफेस पे चार्ज माइनस क्यू है, उसकी वजह से पोटेंशियल आएगा के माइनस क्यू अपॉन ए। एंड आउटर सरफेस पे आप देखिए चार्ज है बी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई, क्योंकि जो ये वाला पॉइंट होगा आउटर सेल के अंदर ही आएगा, तो अंदर के पॉइंट का पोटेंशियल के इनटू चार्ज अपॉन रेडियस। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा के क्यू अपॉन बी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पहले दो टर्म कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो v की वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन बी। ऑप्शन को चेक कर लीजिए क्या ये है, चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू ए इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। तो के की वैल्यू डालोगे तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्शन बी सी डी की बात करते हैं। बी में कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इज इक्वल टू ए इज, एक्स इज इक्वल टू ए पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा गया है, तो चेक करना पड़ेगा क्या यही वैल्यू आएगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एम्बिग्युइटी है, एक्स इक्वल टू ए की बात की गई है, अगर आप पॉइंट ए को थोड़ा सा अंदर लोगे तब तो आ जाएगी वैल्यू 0। ये थोड़ा सा एम्बिगुअस हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि x इज इक्वल टू ए एग्जैक्टली। यहाँ पे देखो अगर आप माइनस क्यू वाला चार्ज देखते हो तो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होगा नहीं, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होगा यहाँ पे, राइट। जस्ट इनसाइड दिस रीजन लेते हो तो ई की नेट वैल्यू आ जाएगी 0। गॉसियन सरफेस आप बनाकर देख सकते हैं, नेट एनक्लोज चार्ज क्या हो जाएगा 0। और जो बाहर वाला चार्ज प्लस क्यू है इसकी वजह से तो फील्ड होगा नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से तो फील्ड आउटसाइड आएगा। ऑप्शन ए के बारे में हम श्योरली नहीं बोल सकते कि ये होगा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड डिफाइन नहीं होगा। द पॉइंट इज वेदर इनसाइड दिस रीजन और जस्ट हियर, यहाँ पे लोगे तो 0 आ जाएगा एंड इसमें लोगे तब भी 0 आएगा, तो ये वैल्यू तो नहीं आएगी सर्टनली, तो ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए। सी की बात करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल। तो ये पॉइंट भी देखिए थोड़ा सा एम्बिगुअस है, बट इतना दिख रहा है कि ए टू बी, अगर हम इसी रीजन की बात करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप मूव करोगे तो इनसाइड दिस ई विल बी 0। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0, इसका मतलब वैल्यू ए टू बी क्या है इक्वल है। सो दिस ऑप्शन विल नॉट बी करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज ओनली करेक्ट। एंड डी ऑप्शन इज if the point charge q were to be moved to x is equal to 2a by 3, 2a by 3, the electric field
आर ग्रेटर देन ए। अब देखो ये ऑप्शन भी आर ग्रेटर देन ए बोल गया, तो आर ग्रेटर देन ए में दो रीजन आ जाएगा। आप यहाँ पे रहोगे तो ई जीरो होगा, बाहर आ जाओगे तो दूसरा रीजन आ जाएगा। अगर चार्ज क्यू को यहाँ पे कहीं साइड में प्लेस किया जाता है, कुछ इस तरह की बात की जा रही है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। चार्ज को आप सेंटर पे नहीं रख के कहीं मूव करा दिया गया, इससे देखो क्या फर्क पड़ेगा। इससे फर्क केवल इंडक्शन की जो अंदर होगी इंडक्शन, उसकी डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा। चार्ज इधर ज्यादा डेंस होगा, इधर थोड़ा कम डेंस होगा। बाहर तो यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। अब ग्रेटर देन ए में पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफिकली है या यहाँ पे है, ये क्लियर नहीं है। तो अगर ये पॉइंट हुआ आर ग्रेटर देन है, क्योंकि ए रेडियस को बोला गया है, बी रेडियस उसको बोला गया है। अगर आप इस रीजन में रहते हैं तो ई की वैल्यू जीरो होगी, जबकि बाहर आ जाते हो तो ई की कुछ वैल्यू अलग आएगी। तो ऑप्शन डी को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या लिख रहा है। इफ द पॉइंट चार्ज q but to be moved to x is equal to 2a/3, the electric field for r greater than a will be, ऑप्शन इसमें है q अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो नहीं, अगर आप इन बिटवीन रहोगे तो ई जीरो होगा, जब आप बाहर आओगे तब कुछ फील्ड आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। क्लियरली समझ में आ रहा है। ए ग्रेटर देन ए के केस में दो सिचुएशन पॉसिबल है, यहाँ पे या यहाँ पे। तो फील्ड चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, एक फिक्स वैल्यू नहीं है फील्ड की। तो दिस ऑप्शन विल ऑल्सो बी नॉट करेक्ट। तो केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है इसमें, एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑप्शन ए, बी सी डी रॉन्ग ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ अ पेयर ऑफ लॉन्ग पैरेलल मेटेलिक रेल। ये बेसिकली ईएमआई का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो क्वेश्चन इज, कंसिडर द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ अ पेयर ऑफ लॉन्ग पैरेलल मेटेलिक रेल्स, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, प्लेस हॉरिजॉन्टली अपार्ट विद द डिस्टेंस d, हॉरिजॉन्टल मेटल ऑफ मास m, एक रॉड है बेसिकली, मेटल रॉड है मास m की, एंड रेजिस्टेंस r है उसका, वो स्लाइड कर रही है। प्लेस परपेंडिकुलर ऑन द रेल्स एट वन of the ends there is a uniform magnetic field B directed perpendicular to the plane of the rod rail arrangement। इसका डायग्राम भी है, अगले पेज पे है, मैं अभी आता हूँ उस पर। तो ये स्टेटमेंट है प्रॉब्लम का। एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, उसके अक्रॉस V नॉट का वोल्टेज अप्लाई किया गया है इनिशियली, मतलब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, देयर इज सम चार्ज, देयर विल बी सम चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एट t इज इक्वल टू 0, की को क्लोज किया गया है, फ्रिक्शन को इग्नोर करना है, सेल्फ इंडक्टेंस इग्नोर करना है लूप का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ऑप्शन भी आगे होगा और यहाँ पे डायग्राम भी आपको दिख जाएगा। तो दिस इज द सिचुएशन। ये मेटल की रॉड है, इसका मास m दिया है और इसमें रेजिस्टेंस है कुछ r। ये है हमारा कैपेसिटर, इसको V नॉट वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया है, इसका मतलब इस पर कुछ चार्ज हो जाएगा इनिशियली। अगर उसको मैं Q कहता हूँ तो Q की वैल्यू हो जाएगी C मल्टीप्लाइड बाई V नॉट। दिस इज द इनिशियल चार्ज, राइट। अब क्या है कि इस कंडक्टर को स्विच को जब आप क्लोज करोगे, जो क्लियरली यहाँ से एक बात समझ में आ रही है, कैपेसिटर चार्ज है, इसका मतलब इन दोनों टर्मिनल के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है और वो V नॉट का होगा इनिशियली। जैसे की को आप क्लोज करोगे, करंट का फ्लो होने लग जाएगा इस तरह से, और करंट जब इस कंडक्टर में फ्लो करेगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा। अगर करंट को मैं आई कह लेता हूँ इनिशियल मोमेंट पे, सो देयर विल बी फोर्स बी इनटू द प्लेन है एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी फोर्स आ जाएगा इस तरह से। ये कंडक्टर मूव करने लग जाएगा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, और फोर्स की वैल्यू हो जाएगी बी आई। इसका लेंथ डी बोला गया तो इसको मैं डी लिख देता हूँ, बी आई डी। इतने फोर्स से कंडक्टर मूव करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही कंडक्टर मूव करना स्टार्ट करेगा, कंडक्टर में क्या आ जाएगा, मोशनल ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। बट वो टाइम के साथ चेंज होता रहेगा, क्योंकि कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी भी चेंज करेगी। और ऑप्शन में अगर आप देखें तो वेलोसिटी के बारे में बात भी की गई है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये पूछा भी गया है, मतलब हमें कुल मिलाकर यहाँ कैलकुलेशन वेलोसिटी का करना है।
एंड बाकी दो स्टेटमेंट्स और भी हैं तो उनको देख लेते हैं। पहले स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो पहले स्टेटमेंट में क्या कर रहा है कि Q इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर ई टू द पावर, मतलब चार्ज कैपेसिटर पे टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है उसके बारे में बात किया है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को तो ये यहीं पे एलिमिनेट हो जाएगा। इधर Q लिखा हुआ है चार्ज और यहाँ पे वी नॉट बाई आर, वी नॉट बाई आर का डायमेंशन क्या हो गया तो करंट हो जाएगा। ये तो ऐसे ही गलत हो गया है कि नहीं। और ध्यान से भी अगर आप सोचो, आरसी सर्किट आप सबने पढ़ा होगा, तो ये डिस्चार्जिंग सर्किट है, तो डिस्चार्जिंग में आप डेरिवेशन कर सकते हो क्या होगा एग्जैक्टली चार्ज का टाइम के फंक्शन के साथ, बट यहाँ पे एलिमिनेट इसलिए हो जाए क्योंकि डायमेंशनली ये गलत हो गया, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, राइट। तो नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। एट टी इज इक्वल टू जीरो क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी, ये तो ठीक है। टी जीरो पे कैपेसिटर पे चार्ज क्या है इनिशियली, क्यू नॉट इसको बोला गया, तो इसकी वैल्यू सी वी नॉट होगी, दैट इज वेरी ऑब्वियस। तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन की बात करते हैं और डी, सी डी में आपको क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन हो गया इस कंडक्टर की वेलोसिटी निकालने का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो लेट्स डू दिस। क्वेश्चन अच्छा है, लेंदी भी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा इसमें, तो करते हैं। एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इसका सिचुएशन देख लेते हैं। तो दिस इज द सर्किट, दिस इज द कंडक्टर। देखो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है एफ एम, इसकी वैल्यू किसी मोमेंट ऑफ टाइम टी इज इक्वल टू टी पे मैं लिख रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी इंटू आई करंट इन दिस सर्किट into length of the conductor, that is d, b I d, this is the force on the conductor। मान लीजिए इस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है v है, तो फोर्स की इक्वेशन आप लिख सकते हो। एंड सपोज करो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग जाएगा एट एनी टाइम t, इस पे चार्ज की वैल्यू q है, एंड देखो q डिक्रीज कर रहा है, तो जब करंट वाला एक्सप्रेशन आप लिखोगे तो करंट विल बी माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी, ये आएगा। एक इक्वेशन तो करंट की हो गई माइनस डी क्यू बाई टी, दूसरी इक्वेशन फोर्स की आप यहाँ से लिख सकते हो। तो फोर्स की इक्वेशन लिखिए, फोर्स की इक्वेशन हो जाएगी मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू डी वी बाई डी टी। तो मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं बी आई डी, आई इज द करंट एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, एम इंटू डी वी बाई डी टी। देखो हमारा टारगेट बी निकालने का है, तो करंट को भी हमें एलिमिनेट करना होगा, वो यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ से, करंट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एम अपॉन बी इंटू डी एंड डी वी बाई डी टी। ये भी हमारे पास आ चुका है, आई की वैल्यू माइनस डी क्यू बाई डी टी है। अब क्या करना है, देखो केवीएल यूज कर लेना है। इस कंडक्टर में रेजिस्टेंस भी है, तो रेजिस्टेंस भी इसका अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस आप बना लो। रेजिस्टेंस आर है, करंट का फ्लो हो रहा है, तो ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल का पॉइंट। नाउ यूज केवीएल, यूजिंग केवीएल, केवीएल का यूज करते हुए क्या इक्वेशन मिलेगी जरा देखते हैं। तो इस तरह से मूव कर जाइए, क्यू अपॉन सी माइनस आई आर, एंड यहाँ पे देखो जो बैटरी आएगी, एक काम करते हैं इसको बना ही लेते हैं फिर से ना। यहाँ देखो इस तरह का सर्किट दिखेगा आपको, यहाँ पे रेजिस्टर आ जाएगा। अब देखो इसकी वेलोसिटी इधर है कंडक्टर की, तो इसका जो इंड्यूस ईएमएफ की बैटरी आएगी उसका हाई पोटेंशियल वाला एंड किधर होगा, ऊपर होगा, वी क्रॉस वी, अगर आपको याद हो वी इनटू द प्लेन है, वी क्रॉस वी, थंब अपवर्ड है मतलब ऊपर हाई पोटेंशियल, इस तरह से बैटरी बन जाएगी। एंड दिस इज द सिचुएशन, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्यू सी, बैटरी का ईएमएफ ई, एंड दिस विल बी रिटन एज पी वी इंटू डी, एंड दिस इज रेजिस्टेंस आर। करंट का फ्लो आई हो रहा है, सो हियर इज प्लस माइनस, करंट आई फ्लो कर रहा है, राइट। इसमें केवीएल आप यूज कर लीजिए, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन होगा, करना पड़ेगा, जेई में क्वेश्चन आते ही हैं, थोड़े से लेंदी तो होते हैं कुछ कुछ। तो लेट्स डू यूजिंग केवीएल।
घबराना नहीं है, क्वेश्चन करते रहना है, आंसर अपने आप मिल जाएगा आपको। तो Q अपॉन सी माइनस आई आर माइनस बी वी डी एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। देखो टारगेट हमारा क्या है, ये ध्यान रखो, टारगेट हमारा है V निकालना, तो बाकी चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे। अब देखते हैं कैसे आ सकता है यहाँ से। ओके, अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ, दिस वन एंड दिस वन, उसको डिफरेंशिएट अगर किया जाए ना, तो आप करंट निकाल सकते हो, और करंट आ गया तब भी देखो यहाँ से करंट को टाइम के फंक्शन में अगर हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इस इक्वेशन का यूज करके मैं V की बात भी कर सकता हूँ, राइट। तो करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को एक बार, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है करंट कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि dv बाई dt आएगा, वो भी करंट के टर्म में है, यहाँ से दिख जाएगा आपको। इक्वेशंस को फिर से मैं लिखता हूँ, पहले ये वाली इक्वेशन में यूज कर लेता हूँ, KVL वाली इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं Q बाई सी माइनस आई आर एंड माइनस बी डी इंटू वी इज इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1/c डी क्यू बाई डी टी माइनस डी आई बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस बी इंटू डी एंड डी वी बाई डी टी, राइट। तो देखो डी क्यू बाई डी टी को आप माइनस आई लिख सकते हो, तो 1/c माइनस आई डी आई बाई डी टी। अच्छा, इस टर्म को इधर ही रहने दो, आप ऐसे देखो b इंटू डी, डी वी बाई डी टी की वैल्यू आप पीछे यहाँ से डी वी बाई डी टी, इससे देखिए डी वी बाई डी टी हो जाएगा बी डी आई अपॉन एम, डी वी बाई डी टी बी डी आई अपॉन एम, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू आर इंटू डी आई बाई डी टी, ये होगा। ये देखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, इजीली करंट आप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं, और करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया तो अगला कैलकुलेशन भी हो जाएगा। तो लेट्स डू, सॉल्व कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ से माइनस आई को बाहर करिए, कॉमन कर लीजिए, माइनस आई को कॉमन करोगे तो 1/c प्लस, देखो यहाँ बी स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, तो इट इज बी स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, एंड here it is r di by dt। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। लिमिट का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि t0 पे इनिशियल करंट क्या है, वो सब अभी समझ में आ जाएगा क्या होगा। एक बार इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो लेंदी टर्म होगा उसको एक कंबाइन करके कुछ कांस्टेंट में मान लेता हूँ। यहाँ नीचे देखो m इंटू सी लिख दिया, तो इट विल बी m प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू सी, एंड दिस विल बी r डी आई बाई डी टी। तो नेक्स्ट सॉल्विंग क्या हो जाएगी, ठीक है, इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं, डी आई अपॉन आई, आई उधर गया, बाकी सारे टर्म इधर आएंगे, आर को भी डिवाइड कर दीजिए, तो ये बनने वाला है m प्लस, m इज द मास ऑफ कंडक्टर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई आर भी डिवीजन में आ जाएगा, तो m r c एंड डी टी। अब आप इसको करिए इंटीग्रेट, देखो ये जो टर्म लिखा हुआ है दिस टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको मैं k से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अच्छा, अब इनिशियल करंट की जरा बात कर लेते हैं। देखो इनिशियल मोमेंट पे क्या था, कैपेसिटर चार्ज था, मतलब टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V था। इनिशियल मोमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग पे टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो जैसे आप की को क्लोज करोगे तो एक सडनली करंट फ्लो कर जाएगा, इनिशियल करंट t0 पे, उसकी वैल्यू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V0। तो इनिशियल करंट की अगर मैं बात करूँ, सपोज I0, तो इट विल बी V0 बाई R, ये इनिशियल करंट की वैल्यू होगी। तो लिमिट जब आप पुट करोगे, यहाँ पे लिमिट करंट का ध्यान से, इनिशियल मोमेंट पे टाइम 0, करंट क्या है I0, I0 की वैल्यू हमारे पास है, वो रख लेंगे बाद, एंड एट टाइम t सपोज करंट इज I। अच्छा, एक माइनस साइन भी होगा, माइनस साइन छोड़ना नहीं, नहीं तो एरर हो जाएगी, यहाँ पे माइनस आएगा,
एंड सपोज एट टाइम t करंट इज I। इसको इंटीग्रेट करो, क्लियरली दिखाई दे रहा है इसका इंटीग्रेशन log I अपॉन आई नॉट लिमिट के साथ, तो ये e की पावर में रेज हो जाएगा, तो सीधे सीधे मैं I लिख दे रहा हूँ। इस कांस्टेंट को भी आगे देखना पड़ेगा हमें क्या है, तो कांस्टेंट इज m प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय एम आर सी। तो log I अपॉन आई नॉट इट इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म m प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई एम आर सी एंड मल्टीप्लाइड बाई टी। यहाँ से करंट आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आता हुआ दिख रहा है, अदर वैल्यू आ चुकी है। अब इसको मैं के बोल दे रहा हूँ कुछ, तो लॉग को हटाते हैं और सीधे लिखता हूँ मैं अब रिजल्ट। आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट ई टू द पावर माइनस सम के इंटू टी। इस टर्म को मैंने के बोल दिया, वो बाद में रिप्लेसमेंट हो जाएगा। आई नॉट की वैल्यू भी हमें पता है, ये तो करंट आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बट करंट पूछा नहीं गया, हमें स्पीड के बारे में बात करनी है, तो अब स्पीड वाला फंक्शन निकालते हैं। यहाँ से देखो इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, वी आई डी इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। तो करंट की वैल्यू डालिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इंटीग्रेट होगा, यहाँ से स्पीड का फंक्शन मिलेगा हमें। तो वी आई डी इज एम डी वी बाई डी टी, इसको यूज कर लेते हैं। वी आई डी दिस इज द फोर्स मास इंटू डी वी बाई डी टी। आई की वैल्यू आप डाल दीजिए यहाँ पे, सो बी इंटू डी एंड करंट की वैल्यू क्या है, करंट इज आई नॉट ई टू द पावर माइनस के टी एंड हियर इट इज एम डी वी बाई डी टी। इसकी सॉल्विंग हो जाएगी। तो मास को उधर ले जाते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो डी वी इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, बी डी आई नॉट अपॉन एम ई टू द पावर माइनस के टी डी टी। इंटीग्रेट कर लीजिए, जीरो टाइम पे वेलोसिटी जीरो थी, एट एनी टाइम टी सपोज वेलोसिटी इज v, ये डायरेक्टली v आ रहा है, देखिए v आ रहा है b d बाई एम, आई नॉट की वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ, दैट इज v नॉट बाई r, ये करंट है। एंड इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट रखेंगे, तो आपको देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, वो ध्यान से देखना। यह जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर माइनस के टी डिवाइडेड बाई माइनस के, लिमिट आप 0 से t डाल दीजिए, माइनस है, पहले लोअर लिमिट डाल दो फिर अपर लिमिट, सॉल्व करोगे, अब k की वैल्यू भी रिप्लेस करनी है, बाद में कर लेंगे। बी डी वी नॉट डिवाइडेड बाई एम आर के, लिमिट रखकर सॉल्व करोगे, माइनस साइन एडजस्ट कर लो, तो इट विल बी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। देखो फाइनल वेलोसिटी आपसे क्यों पूछा है, यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है, एज टाइम अप्रोचेस टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा 0, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी यही आने वाली है, बी डी वी नॉट डिवाइडेड बाई एम आर के की वैल्यू रिप्लेस करनी है, के इज दिस होल टर्म इज के, इसको हमने के लिया हुआ है, तो यहीं पे दिख रहा है एस टी टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी बी डी वी नॉट डिवाइड बाई एम आर के की वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं, दिस वन, और ध्यान से करना है, एम प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर सी डिवाइड बाई एम आर इंटू सी। यहाँ से देखो कैंसिलेशन हो रहा है, कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे एम आर कैंसिल हुआ, सी ऊपर आ जाएगा, आपको वी मिल जाएगा। तो वी का एक्सप्रेशन देखते हैं क्या आता है, तो ये आ जाएगा बी डी एन सी ऊपर आ जाएगा, तो सी इंटू बी नॉट डिवाइड बाई एम प्लस दिस बी स्क्वायर डी स्क्वायर सी, एम प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर सी, दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, इसको टर्मिनल वेलोसिटी भी हम लोग बोलते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो लेट्स चेक द ऑप्शन। ऑप्शन अगर आप देखते हैं, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा सी ऑप्शन है, बी डी सी वी नॉट डिवाइड बाई एम प्लस, आप देख सकते हैं एक बार, सी ऑप्शन में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है।
बी डी सी बी नॉट डिवाइड बाई एम प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर सी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। तो बी और सी ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली डी नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी के बारे में ही पूछा गया है। तो ये है क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। रोटेशन पे बेस प्रॉब्लम है। इस तरह की प्रॉब्लम प्रैक्टिस में हम लोग करते ही हैं बहुत सारे। तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, पढ़ना है। क्या है, एक सॉलिड स्फेयर है जिसका मास m दिया गया है, रेडियस r है, प्लेस रेस्ट में प्लेस किया गया किसी रफ सरफेस पे, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू गिवन है, डायग्राम आपको दिखाई दे रहा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक इम्पल्स प्रोवाइड किया गया जे नॉट इज द इम्पल्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोवाइड किया गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि मैग्नीट्यूड और फिक्स मैग्नीट्यूड, मतलब इम्पल्स का मैग्नीट्यूड फिक्स है एट अ डिस्टेंस अल्फा आर, सेंटर से अल्फा आर की हाइट पे ये इम्पल्स प्रोवाइड किया गया स्फेयर को। अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, मतलब ये कहीं सेंटर और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में अप्लाई किया गया, राइट। तो सेंटर पे भी हो सकता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी हो सकता है, कोई जनरल कंडीशन आपको दी गई है। तो ऑप्शंस आइडेंटिफाई करने हैं, क्या होगा। देखो सबसे पहली बात तो ये है, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन अगर आप ध्यान रखें, इम्पल्स देते हो तो क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम आएगा सडनली। तो स्फेयर की जो इनिशियल मोमेंट पे वेलोसिटी होगी वो तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन का यूज करके मैं लिख सकता हूँ, तो उसको लिख लेते हैं। तो इम्पल्स जे नॉट दिस इज इक्वल टू, स्फेयर का मास सपोज कर लो m है, m इंटू स्फेयर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सपोज कर लो v नॉट हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से v नॉट की वैल्यू आ जाएगी और क्या आ जाएगी, जे नॉट बाई एम। चेक कर लेते हैं क्या ये ऑप्शन है। ए ऑप्शन में लिख रहा है कि द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्फेयर डज नॉट डिपेंड ऑन द अल्फा। ठीक है, अल्फा का रोल तो नहीं होगा, ये बात तो सही है। ओके, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द, अच्छा फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है, ये तो इनिशियल है। बी ऑप्शन में कह रहा है कि द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्फेयर डज नॉट डिपेंड ऑन द म्यू। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है। द स्फेयर बिगिंस टू रोल विदाउट स्लिपिंग फॉर अल्फा इज इक्वल टू 2/5। तो हमसे पूछ रहा है कि स्टेटमेंट ट्रू कौन कौन से होंगे, तो ए पार्ट को फिर से पढ़ते हैं। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्फेयर डज नॉट डिपेंड ऑन द अल्फा। ठीक है, ये तो ट्रू नहीं होगा। बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्फेयर डज नॉट डिपेंड ऑन द म्यू, म्यू पे डिपेंड नहीं करेगी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, सी ऑप्शन की बात करते हैं। सी को चेक करना पड़ेगा कि द स्फेयर बिगिंस टू रोल विदाउट स्लिपिंग फॉर अल्फा इज इक्वल टू 2/5, मतलब रोलिंग के लिए कंडीशन क्या होगी ये हमें डिराइव करना है या कैलकुलेट करना है। एंड डी ऑप्शन में लिख रहा है कि फॉर म्यू इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इज इक्वल टू 1 द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्फेयर इज 10 टाइम्स जे नॉट बाई। तो ये तो गलत ही हो गया, आप देख पा रहे हो, क्योंकि वेलोसिटी तो आपने निकाल ली है। अगर म्यू 0 है तो इसी वेलोसिटी से स्फेयर आगे बढ़ता रहेगा, राइट। रोलिंग की कंडीशन को एक बार चेक कर लेते हैं। Here is impulse J naught is applied at a height alpha r from the center. देखो हमें पता है इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा नॉट। और अगर रोल कर रहा है ये, मान लो उसकी सेंटर की वेलोसिटी वी नॉट है, रोल कर रहा है, तो वी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट, ये लिखा जा सकता है। दैट मीन्स ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर। यहाँ से देखते हैं इम्पल्स क्या हो जाएगा, एंगुलर इम्पल्स लिखना है बेसिकली। तो लीनियर इम्पल्स जे नॉट मल्टीप्लाइड बाय हाइट दैट इज अल्फा आर एंड दिस इज इक्वल टू, स्फेयर है तो आई की वैल्यू 2/5 एम आर स्क्वायर एंड ओमेगा नॉट की वैल्यू वी नॉट बाई आर। एंड वी नॉट क्या होगा, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन से हमने लिखा था कि जे इज इक्वल टू एम वी नॉट। दैट मीन्स वी नॉट को हम लोग लिख सकते हैं जे नॉट बाई एम। यहाँ रिप्लेसमेंट जरा वैल्यूज का करिए, जे नॉट अल्फा आर, दिस इज 2/5 एम आर स्क्वायर
एंड वी नॉट बाय, वी नॉट की जगह आप डाल दीजिए जे नॉट बाय एम, तो जे नॉट बाय एम आर। देखो सारे टर्म कैंसिल हो रहे हैं, आर से आर, इधर से आर, जे नॉट भी कैंसिल हो गया। अल्फा की वैल्यू आ गई 2/5। तो व्हेन अल्फा विल बी 2/5 पेयर रोल करने लग जाएगा, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चेक करते हैं एक बार, बी तो सही है। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर डज नॉट डिपेंड ऑन म्यू। एंड सी, द स्फीयर बिगिंस टू रोल विदाउट स्लिपिंग फॉर अल्फा इज इक्वल टू 2/5। क्लियर? तो ये है रोलिंग का क्वेश्चन। ऑप्शन बी और सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना है, आराम से सॉल्विंग हो जाएगी इसकी। एक प्रोसेस गिवन है, अब कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, इसको समझने से पहले एक बार ग्राफ को देखते हैं कि क्या गिवन है। देखो इस तरह का कुछ ग्राफ बनाया गया है। 2 से स्टार्ट हुआ प्रोसेस 1, 2 1 प्रोसेस, पीवी ग्राफ है तो मैं रीड कर दे रहा हूँ। 2 1 प्रोसेस आइसोबारिक, फिर 1 से 2, 1 2 एडियाबेटिक है, प्रॉब्लम में मेंशन है, अभी दिखाते हैं प्रॉब्लम को। 1 से 2 एडियाबेटिक है, 2 से 3 आइसोकोरिक, 3 to 4 एडियाबेटिक, देन 4 to 1 आइसोकोरिक। और यहाँ पे मेंशन भी है V1 इज इक्वल टू V4, V2 इज इक्वल टू V3। 1 2 3 4 पॉइंट्स के टेम्परेचर के बारे में बोला गया है कि दे आर T1 T2 T3 एंड T4। और भी एक बात बताई गई है, अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। 1 मोल आइडियल गैस अंडरगोज अ प्रोसेस शोन इन द फॉलोइंग पीवी डायग्राम। 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 1 2 3 4 1। द प्रोसेस 1 to 2 3 to 4, ये प्रोसेस के बारे में लिखा है जो मैंने आपको बताया। गामा गिवन है 1.5, तो गामा हमें पता है। द कंप्रेशन फैक्टर के इज डिफाइंड एज, एक फैक्टर डिफाइन कर रहा है कंप्रेशन फैक्टर एज द रेशियो ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इन द प्रोसेस। ठीक है, तो लार्जेस्ट वॉल्यूम और स्मॉलेस्ट वॉल्यूम का जो रेशियो है उसको कंप्रेशन फैक्टर बोला है, और उसकी वैल्यू 10 बोली गई है। अब कैलकुलेशन क्या क्या करना है वो आप देख लीजिए। टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन किया गया 0.1 2 3 4 के रेस्पेक्टिवली T1 T2 T3 एंड T4। ईटा डिनोट द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के बारे में बात की गई होगी। एंड कुछ ऑप्शंस और होंगे जो हमें चेक करने हैं। बहुत ही क्लियरली आप प्रोसेस इक्वेशन लगाइए। उससे पहले जो गिवन है कंप्रेशन फैक्टर जो बोला गया है ना, वो क्या है उसको लिख लीजिए। तो लार्जेस्ट वॉल्यूम और स्मॉलेस्ट वॉल्यूम का जो रेशियो उसी को कंप्रेशन फैक्टर बोला है। तो ध्यान से देखो इस डायग्राम को, लार्जेस्ट वॉल्यूम कहाँ पे होगा, ये है 1 और 4 दोनों के सेम ही होंगे, 2 और 3। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट वॉल्यूम का रेशियो आपको दिया गया है, इसको बोला गया है 10। सो लिख लेते हैं, दैट मीन्स V4 V1 का सेम वॉल्यूम होगा, तो कोई भी एक में लिख दे रहा हूँ, V4 डिवाइडेड बाई V2 या V4 डिवाइडेड बाई V3 आप लिख दीजिए। दिस इज गिवन एज 10। और दूसरे तरीके से मैं बोलूँ तो V1, क्योंकि 1 का वॉल्यूम भी 4 के ही बराबर होगा, बाई V2, इसकी ज़रूरत पड़ी तो ये भी हमें क्या ले लेना है, 10 ले लेना है। दिस इज गिवन। और बोला गया कि 1 2 एंड 3 4 दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस, 0.5 है। प्रोसेस 1 2 एंड 3 4 एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन लगाते हैं। वॉल्यूम का रेशियो दिया है, टेम्परेचर रिलेट करना है, ऑप्शन में दिख रहा है, तो टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन यूज करते हैं। प्रोसेस 1 2 के लिए जाते हैं, तो फॉर प्रोसेस 1 2 1 2 2 एडियाबेटिक प्रोसेस है। 1 का टेम्परेचर T1, 1 का वॉल्यूम V1 टू द पावर गामा -1। गामा देखो 1.5 दिया है, -1 करो तो क्या आएगा 0.5, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। इट इज इक्वल टू 2 का टेम्परेचर T2, वॉल्यूम V2, ये भी हो जाएगा 0.5। ठीक है, राइट। तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस 3 4 की, ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस। प्रोसेस 3 4 3 2 4 ओके। देखो जो 4 का वॉल्यूम है वही 1 का वॉल्यूम है, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ 4 का टेम्परेचर T4 एंड 4 का वॉल्यूम V4।
बट V4 V1 सेम ही है, डिवीजन करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर हो जाएगा 0.5, इट इज इक्वल टू 3, 3 का टेम्परेचर T3, 3 का वॉल्यूम V3 एंड दिस इज पावर 0.5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 2 को आप डिवाइड कर दीजिए, एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसमें से देखते हैं क्या होगा। डिवाइड करो तो T1/T4, क्योंकि V1 V4 इक्वल है, डिवीजन में कैंसिल हो जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 लिख रहा हूँ। तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि T1/T4, क्योंकि V1/V4 कैंसिल होगा, V1 V4 इक्वल है, एंड दिस इज इक्वल टू राइट साइड में आ जाएगा T2/T3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी ऑप्शन हमें दिखेगा, T1 T3 इज इक्वल टू T1 T3 इज इक्वल टू T2 T4, ऑप्शन सी तो हमें दिखाई दे जाएगा, क्लियरली करेक्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन ए कुछ ऐसे लिखा है, T4 - T1 डिवाइड बाई T3 - T2। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं कि आएगा कैसे, तो यहीं से आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखो तो T4 - T1 हमें चाहिए, तो T4 - T1 कैसे आ सकता है, इसको थोड़ा रिवर्स करके लिख लें तो आ जाएगा, और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसी रिलेशन को दोबारा मैं लिख रहा हूँ। अब इसका यूज भी आएगा, क्योंकि रेशियो की कुछ वैल्यू आ रही है तो मिल जाएगा। इस इक्वेशन को रिवर्स करके मैं लिखता हूँ, T4/T1 इज इक्वल टू T3/T2, T4/T1 इज इक्वल टू T3/T2, चेक कर लीजिए, T4/T1 इज इक्वल टू T3/T2, -1 कर दीजिए, T4 - T1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो T3 - T2 डिवाइडेड बाई T2। अब ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या पूछा गया है, T4 - T1, T4 - T1 डिवाइडेड बाई T3 - T2, तो सीधे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, T4 - T1 डिवाइड बाई T3 - T2 एंड दिस विल बी इक्वल टू T1/T2। अब T1/T2 क्या होगा, तो यहाँ से देखो T1/T2 क्या होगा, इक्वेशन 1 से देख लो ना, T1/T2 हो जाएगा V2/V1 का पावर 0.5, T1/T2 हो जाएगा V2/V1 का पावर 0.5, एंड V2/V1 क्या होगा वो भी आपको पता है क्या होगा, यहाँ देखो V2/V1 हो जाएगा 1/10, तो 1/10 का पावर 0.5, तो ये सॉल्व हो गया यहीं पे देखो, मतलब 1/√10 हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। इसीलिए न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम, हाँ सॉरी, हाँ यहाँ पे दिख जाएगा, मतलब ये दिया हुआ है यहाँ कैलकुलेशन, यही आ जाएगा, कैलकुलेट करके देखो 1/√10, √10 3 पॉइंट समथिंग डिवाइड करोगे, नियर अबाउट ये आ जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, हाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, तो अभी तक 2 ऑप्शन हमें मिल चुके हैं करेक्ट, ए एंड सी। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप सबको पता है कैसे लिखा जाता है, तो एफिशिएंसी डिफाइन कैसे होती है, अगर आप हीट के टर्म में डिफाइन करते हैं W बाई इनपुट हीट, या हीट के टर्म में मैं बात करूं तो 1 - Q रिलीज्ड, जो हीट रिलीज होती है इन द प्रोसेस डिवाइडेड बाई Q एब्जॉर्ब। तो क्लियरली देख रहा है जो प्रोसेस 2 3 है इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम में, और Q2 4 to 1 के प्रोसेस में हीट रिलीज हो रही है, तो उसका अमाउंट हमें लिखना है। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो हीट का अमाउंट आप लिख सकते हो NCV डेल्टा टी का यूज करके, गामा गिवन है, CV पता चल जाएगा, वैसे नीड नहीं है क्योंकि दोनों ही आइसोकोरिक प्रोसेस हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए लिख कर देखते हैं Q1 एंड Q2। तो Q1 की अगर मैं बात करूं तो Q1 आप हीट कैसे लिखोगे, NCV डेल्टा टी, दैट इज N नंबर ऑफ मोल दिया है 1, CV T3 - T2, एंड जो हीट रिलीज हो रही है उसका अमाउंट हमें लिखना है, अमाउंट लिखना है तो हम लिखेंगे NCV, जो हाई टेम्परेचर का पॉइंट होगा उसका टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, राइट।
T4 माइनस T1 कर लेंगे। अब देखो कहीं ना कहीं से आपको इसका यूज मिल जाएगा, जो ऑप्शन ए में आपने लिखा ना T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई, इस रेशियो के टर्म में आता हुआ दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। देखो Q2 में आएगा T4 माइनस T1 और Q1 में आएगा T3 माइनस T2, यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देख लो, ऑप्शन ए देखो ना, लिख कर देख लेते हैं एक बार, जस्ट अ मोमेंट। तो Q1 मुझे निकालना है, तो Q1 में लिखूंगा सीधे सीधे n नंबर ऑफ मोल 1 दिया है, CV प्रोसेस आप ले लीजिए 2 से 3 हीट एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ, तो T3 माइनस T2 लिखोगे। और Q2 का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, तो NCV, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 4 to 1, तो T4 माइनस T1 में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड। एफिशिएंसी ईटा हो जाता है 1 माइनस Q2 बाई Q1। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे वैल्यूज डाल के, देखो क्या आएगा 1 माइनस Q2 की वैल्यू डालिए, Q2 की वैल्यू है CV T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई CV T3 माइनस T2। तो ये वैल्यू अभी आपके पास आई है T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2, इट इज़ 1/√10, और जो आपने सॉल्व किया तो नियरली ये 0.32 मिला है आपको। इसका मतलब एफिशिएंसी हो जाएगा 1 माइनस दिस वैल्यू इज 0.32, ये हो जाएगा 0.68। ऑप्शन चेक कर लेते हैं ये है कि नहीं, तो बी ऑप्शन में है 0.68 नहीं है, तो ये नहीं होगा। 0.6 एफिशिएंसी 0.6 लिखा है, तो 68 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ए एंड सी आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली। और ये क्वेश्चन है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन से भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि आएगा ही आएगा, मतलब हर साल ही आ रहा है, और एक सिमिलर पैटर्न में क्वेश्चन आता है। आप देखिए तो इस तरह क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स में मिलेंगे, एक सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन। कंसिडर एन अरेंजमेंट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 2 यूनिफॉर्म हेमिस्फेयर, इसका डायग्राम है, आप डायग्राम देख लीजिए। ये है 2 हेमिस्फेयर हैं, इन दोनों को बीच में एक लिक्विड फिल किया गया, और एक लोअर हेमिस्फेयर है, इसको अटैच किया गया इसके साथ, और ये इक्विलिब्रियम में है। तो इसी के बारे में कुछ बात की गई है। कंसिडर एन अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 यूनिफॉर्म हेमिस्फेयर्स विद रेडियस r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मेड ऑफ मटेरियल ऑफ डेंसिटी दिया है मटेरियल का स्फेयर के, द टॉप हाफ is nailed to a support and the space between the two hemisphere is filled with water. The maximum distance between the two hemispheres so that the bottom half doesn't fall is D, and the pressure difference between the top and bottom hemisphere delta P। ठीक है, कुछ बातें पूछी गई है, उसका आंसर करना है। सरफेस टेंशन की वैल्यू दी है, एंगल ऑफ कांटेक्ट वाटर का दे रखा है, प्रेशर डिफरेंस और डी की वैल्यू के बारे में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, इसका डायग्राम ये है हमारा डायग्राम। ठीक है, तो देखो पहले तो एक काम कर सकते हैं, इसका बीडी बना लेते हैं ना, लोअर पोर्शन का फोर्स बैलेंस आप कर लेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। ये इसका सरफेस है, इसके ऊपर लिक्विड है कुछ इस तरह से, लिक्विड क्या वाटर है इसे, यहाँ पे ध्यान से अगर देखो सरफेस टेंशन का फोर्स इस तरह से, एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको दे रखा है, तो दिस एंगल इज थीटा। सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा, मैं फोर्स बैलेंस की बात कर रहा हूँ, मान लो सरफेस टेंशन ऐसे तो एस डी एल होगा, और डी एल जब आप इंटीग्रेट करोगे तो सरफेस का लेंथ आ जाएगा, एंड दैट विल बी 2 पाई आर, आर इसका रेडियस है।
अच्छा, इसका वेट आ जाएगा डाउनवर्ड W, जो हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम कितना होगा 2/3 पाई r क्यूब, तो ये हो गया मास इंटू जी। प्रेशर मान लीजिए यहाँ पे कुछ है, P कह दिया मैंने। अच्छा, बाहर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बेसिकली प्रेशर डिफरेंस पूछा गया है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं बोल देता हूँ P0। तो फोर्स बैलेंस करना है, तो प्रेशर का जो फोर्स आएगा वो सिंपल है, प्रेशर का फोर्स लिखना, तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ से ऊपर का जो प्रेशर है इसका फोर्स डाउनवर्ड आ जाएगा इस तरह से, दैट इज P मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई r²। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसका फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और इसकी वैल्यू भी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी P0 मल्टीप्लाइड बाय पाई r²। तो अब आप एक काम करिए, इसमें फोर्स बैलेंस कर दीजिए, आपको कुछ मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, ये एस का कंपोनेंट होगा बेसिकली, क्योंकि एस डी एल तो इधर लगेगा, इसका कंपोनेंट हो जाएगा साइन थीटा। तो करेक्ट दिस, तो करेक्ट कर लेते हैं, एस साइन थीटा, जस्ट अ मोमेंट, सरफेस टेंशन एस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ 2πr। ओके, तो लेट्स कैलकुलेट दिस। अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा। अपवर्ड फोर्स क्या क्या है जरा देख लेते हैं। अपवर्ड फोर्स में एक तो सरफेस टेंशन का फोर्स है, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स है, इनको बैलेंस कर रहा है जो ऊपर प्रेशर है हेमिस्फेयर के, उसकी वैल्यू। सो इक्विलिब्रियम में फोर्स बैलेंस कर लेते हैं। अपवर्ड फोर्स एस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2πr प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड दिस इज इक्वल टू P हेमिस्फेयर के ऊपर का प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज πr²। तो हमें निकालना है प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। हाँ, वेट भी होगा ना, वेट, वेट भी तो डाउनवर्ड है देखो, तो डाउनवर्ड एक फोर्स और आएगा P इंटू πr² प्लस वेट ऑफ दिस हेमिस्फेयर प्लस वेट, दैट इज रो मल्टीप्लाइड बाय 2/3 πr³ इंटू जी। चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, हाँ ठीक है। बस यहाँ से P प्रेशर डिफरेंस P माइनस P0 या P0 माइनस P, कुछ भी आप निकाल सकते हैं, जरा देखते हैं। तो ये हो जाएगा, तरफ ले आते हैं, πr² को कॉमन में कर लेता हूँ, 12 P0 माइनस P0 माइनस P, एंड दिस इज इक्वल टू रो 2/3 πr³ इंटू जी माइनस दिस वन एस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2πr, ठीक है। πr कैंसिल कर सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। P0 माइनस P, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ देखो, पाई तो कैंसिल कर दिया, अब यहाँ पे r² है, इसमें r² डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा 2/3 रो rg, एंड माइनस, माइनस देखो क्या आएगा, माइनस आएगा एस साइन थीटा इंटू 2, पाई कैंसिल हुआ, आर भी कैंसिल हो जाएगा एक ऊपर से, तो नीचे आ जाएगा आर का डिवीजन। ये सरफेस टेंशन की वजह से आने वाला एक्सेस प्रेशर है, बट देखते हैं कि क्या ये वैल्यू कुछ रेलिवेंट होगी, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सरफेस टेंशन गिवन है आपको 0.07, हाँ, एंड साइन थीटा, थीटा बहुत छोटा एंगल है, तो साइन थीटा का भी रोल उतना होगा नहीं। 2/r, आर की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर, ये अमाउंट बहुत कम आएगा, आप देख सकते हो। चलो लिख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आंसर का एक रेंज होता है, तो उस रेंज में भी आ गया, आप इग्नोर भी करोगे तो वो रेंज आपको मिल जाएगी, तो यू कैन गिव द आंसर विदाउट कंसिडरिंग दिस पार्ट। बट एग्जैक्ट तो ये होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ये तो होना ही। 2/3 रो की वैल्यू दी है 2000, तो आई कैन राइट इट 2 × 10⁻³ एंड आर इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर,
हो गया 3 × 10⁻⁻2 एंड जी की वैल्यू आपको गिवन है 9.8, 9.8 राइट, माइनस, इस वैल्यू को अगर आप लिखते भी हो तो ये आएगा 0.07 साइन थीटा। अब देखो थीटा दिया है 10 डिग्री, कॉस 10 की वैल्यू आपको दी है, तो साइन 10 निकालोगे तो वैल्यू तो आ ही जाएगी। साइन 10 डिग्री में लिख दे रहा हूँ, कुछ कुछ वैल्यू आएगी। 2 / आर को लिखोगे 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.03। इसका बहुत ज़्यादा रेलिवेंस, मतलब इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है, तो इग्नोर करोगे तब भी जो आंसर का रेंज है उसमें आपको मिल जाएगा आंसर। पहले इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये तो 7/3 मतलब 14/3 साइन 10 भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो नियर अबाउट आंसर आ जाएगा, या मैं रफली लिख सकता हूँ, केवल यही वाली वैल्यू लिखोगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपको दिख रहा है। तो 4 × 9.8 इंटू 10, दैट मीन्स 4 × 98 हो गया एक तरह से, 392 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। अब मान लो इसको आप माइनस भी करते हो तो थोड़ा सा कम आएगा, 391 पॉइंट समथिंग आ सकता है। तो रेंज जो इन्होंने बोला है लिखने को 0.37 से 0.42 के बीच में लिखना है, तो ये भी लिखते हो तो सही है, आंसर करेक्ट ही होगा। बट इन्होंने ऑप्शन में बोला है कि किलो पास्कल में लिखना है, तब इंटू 10⁻3, तो ये हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 0.392 इंटू 10⁻3। अच्छा, 2 ही डिजिट में लिखना है तो आप 39 कह सकते हो, इंटू 10⁻3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया प्रेशर का डिफरेंस, फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट में डी के बारे में बात की गई है। डी डी ये थिकनेस है, जो वाटर इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसकी थिकनेस है। इसके थिकनेस के बारे में बोला गया है, क्या बोला गया है कि यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ डी, जिससे कि ये नीचे फॉल नहीं करे। देखो ऐसे कॉन्सेप्ट पहले भी आ चुके हैं, जैसा कि मैंने बताया, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो ऐसे आएंगे। इसमें 2 सरफेस है, तो प्रेशर डिफरेंस दोनों सरफेस का अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, उससे लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आपको इसको समझने की नीड है। देखो 2 तरह से होगा, अगर मैं इस पोर्शन को लेता हूँ, मान लो ये वाला, है ना, ये कुछ इस तरह से है। प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी लिखने का जो जनरल तरीका होता है, दैट इज सरफेस टेंशन डिवाइड बाय 1/r1 + 1/r2, राइट। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले निकालते हैं। ये वाला जो डिस्टेंस है आपको डी गिवन है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ इस तरह से, मान लो सेंटर यहाँ पे, इसको ज्वाइन में कर देता हूँ। एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको दिया है, उसका यूज मैं कर लूँगा। ये टेंजेंट हो गया, दिस इज द लाइन, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये बाइसेक्ट हो जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस आ जाएगा d/2 आएगा, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंगल ऑफ कांटेक्ट आप कंसिडर करते हो तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। ऐसे बना लो ना, ये सरफेस है यहाँ से, तो टेंजेंट और सरफेस के बीच में इनसाइड द लिक्विड, ये थीटा होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये हो जाएगा थीटा। यहाँ से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो इस सरफेस का, तो इसके लिए हमें कॉस लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू d/2 डिवाइडेड बाई आर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी d/2 कॉस थीटा, राइट। तो अगर यहाँ से मैं बात करूँ, देखो इसमें क्या है कि अगर इस तरह का कर्वेचर है, तो इस पॉइंट का प्रेशर P1 और इस पॉइंट का प्रेशर P2, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इधर का प्रेशर ज़्यादा होगा, इधर का प्रेशर कम होगा, तो इस सरफेस की वजह से जो एक्सेस प्रेशर आने वाला है P1 - P2, तो वो डेल्टा P1 मैं उसको कह दे रहा हूँ, उसकी वैल्यू आ जाएगी
इसका यूज मैं कर रहा हूँ, सरफेस टेंशन 1 दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरा सरफेस इसके ऊपर प्लेन है तो उसका रेडियस इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इसका जो एक्सेस प्रेशर आएगा वो आ जाएगा S/R। R की वैल्यू आप रिप्लेस कर दो D/2 cos थीटा, इट विल बी S/D/2 cos थीटा, तो D/2 cos थीटा, 2S cos थीटा, ये एक्सेस प्रेशर आया, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर आप हेमिस्फेयर को इमेजिन करते हो, 3 डायमेंशनल व्यू थोड़ा सा ले आइए माइंड में, इस तरह से सरफेस है, इसका तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स है, इसमें कैसे यूज होगा ये थोड़ा सा समझने की बात है, इस तरह ध्यान दीजिए। ये है, तो यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा, मान लो इसको P3 में कहता हूँ, इसको P4, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है R। तो यहाँ से जो एक्सेस प्रेशर आएगा डेल्टा P2, दिस विल बी P3 माइनस P4, और ये हो जाएगा S/R। और इससे पहले जब आपने देखा यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाहर का प्रेशर ज़्यादा, यहाँ इस केस में बाहर का प्रेशर P1 ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे अंदर का प्रेशर P3 ज़्यादा है। तो जो इन दोनों की वजह से कंबाइंड प्रेशर का डिफरेंस आएगा, दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यूज। तो जो पूछा गया मैं उसकी बात कर लेता हूँ कि D क्या होगा, और प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, जो आपने इससे पहले कैलकुलेट किया है ना, ये इसी का यूज करना है। तो प्रेशर डिफरेंस हमारे पास है, इसको अगर मैं यूज कर लूँ यहाँ से, डेल्टा P1 माइनस डेल्टा P2 दिस इज इक्वल टू, और लगा दीजिए 392। तो नियर अबाउट आंसर आपको यहाँ से मिलेगा सॉल्व करके। डेल्टा P1 की वैल्यू आपने लिखी 2S cos थीटा डिवाइडेड बाई D, एंड माइनस डेल्टा P2 दैट विल बी S/R, एंड हियर इट इज 392। वैल्यूज डाल दीजिए, 2S की वैल्यू 0.07, cos 10 डिग्री आपको गिवन है दैट इज 0.98 डिवाइडेड बाई D कैलकुलेट करना है, माइनस S गिवन है 0.07 डिवाइडेड बाई रेडियस 0.03, एंड दिस इज इक्वल टू 392। इस टर्म को इधर ले जाएंगे ऐड करके, D सॉल्व होगा, तो D का भी आंसर यहाँ से आ जाएगा। इसका जो रेंज है D के आंसर का, वो रेंज है x इंटू 10⁻² मिलीमीटर, तो x आपको बताना है, दैट रेंज इज बिटवीन 33 टू 37। सॉल्विंग करके आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, उस पार्ट को मैं कर नहीं रहा हूँ, चेक कर लीजिए आप। वैसे यहाँ भी एक अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हो, मतलब इस टर्म को छोड़ सकते हो। अप्रोक्सीमेशन क्या मतलब, इस टर्म को छोड़ सकते हो, क्योंकि 7/3 आएगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा, बट कंसिडर करना, सॉल्व करना, उसको छोड़ना अभी नहीं है। चले आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, और प्रोजेक्टाइल मोशन का थोड़ा सा यूज है, इजी क्वेश्चन है जी। एक बॉक्स रखा गया, पहले इसका अरेंजमेंट आप देख लीजिए, फिर यहाँ से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर एक स्प्रिंग मास का सिस्टम बनाया गया है, और यहाँ पे मास है, इसको कंप्रेस किया गया कुछ, फिर छोड़ दिया गया। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है। बॉक्स का हाइट ग्राउंड से दिया है 4 मीटर, और यहाँ से ये हाइट है 0.5 मीटर। तो इसको कंप्रेस करके छोड़ोगे, ब्लॉक यहाँ पे आएगा, किसी स्पीड v से प्रोजेक्ट हो जाएगा, ये भी एंगल 30 डिग्री। अब देखो इसके आगे प्रोजेक्टाइल बन रहा है, तो आपको ये रेंज के बारे में, D के बारे में पूछा गया। प्रोजेक्टाइल मोशन एनर्जी कंजर्वेशन से भी निकालिए, देन आगे का सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्या स्टेटमेंट गिवन है। ब्लॉक का मास गिवन है 0.1 kg, फ्रिक्शनलेस रैम पे रखा हुआ है, हाइट 0.5 मीटर है, एंगल 30 डिग्री है, टेबल का हाइट 4 मीटर है अबव द ग्राउंड, स्प्रिंग को पुश किया गया 0.3 मीटर।
कंप्रेस टू इट्स नेचुरल लेंथ, जो नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की है उससे 0.3 मीटर कंप्रेस करके लीव किया गया। जी की वैल्यू 10 की है, फ्रिक्शन नहीं लेना है, के दिया गया है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है आपको 10 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं फटाफट। इसको जब आप यहाँ पे ले आओगे और ये कंप्रेस कर रहे हो 0.3 मीटर, तो ये कुछ नीचे आ गया, इसको रेफरेंस लेते हैं, देखते हैं कितना नीचे आ जाएगा। ये वाला एंगल 30 डिग्री है, मान लो ये वाई है, दिस वैल्यू इज 0.3 मीटर। ठीक है, तो वाई कितना हो जाएगा, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वाई की वैल्यू हो जाएगी 0.3 साइन 30, दैट इज 0.3/2, दैट इज 0.15 मीटर। अब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए यहाँ से, तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर या के इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से जब ब्लॉक को रिलीज करोगे तो ब्लॉक यहाँ आके रिलीज हो जाएगा, तो वाई हाइट ऊपर आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg/y प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। पहला जो ऑप्शन क्वेश्चन है वो तो v का ही है, तो v को कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, यहाँ से वैल्यूज डालकर सॉल्व कर सकते हो, सारी वैल्यूज गिवन है आपको, y भी आपने कैलकुलेट कर लिया, k गिवन है, यहाँ से सॉल्विंग करो तो हाफ k 6, डेल्टा एक्स इज गिवन एज 0.3, तो स्क्वायर कर दो, 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो, 0.3 mg/y मास गिवन है ब्लॉक का 0.1 kg, जी की वैल्यू 10 दी है, y 0.15 है ना, प्लस हाफ अगेन मास इज 0.1 v²। इससे आप v सॉल्व करोगे तो नियरली सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 1.52 से 1.58 के बीच में, नियरली 1.55 आपको मिलेगा। सॉल्विंग करने के बाद आप देखिएगा v की वैल्यू आएगी नियरली 1.55 मीटर पर सेकेंड। अब v आ गया तो आगे की सॉल्विंग हो जाएगी, आगे ये बन जाएगा प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन, यहाँ से रिलीज हो रहा है, तो टोटल हाइट आप ग्राउंड से देखो तो 4 प्लस 0.5 और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल से अप की तरफ कितना है 30 डिग्री, तो v आपको मिल चुका है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्टाइल, आप इस तरह से कंसिडर कर लीजिए, दिस इज द ग्राउंड, दिस टोटल हाइट इज 4.5 मीटर, यहाँ से v के स्पीड से 30 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोजेक्ट किया, तो इसके आगे की कहानी बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं, इसी को डेल्टा डी बोला गया है। इसके कंपोनेंट आप कर लीजिए, v साइन 30, v कॉस 30, सेकेंड इक्वेशन लगाओ यहाँ से लेकर यहाँ तक, टाइम मिल जाएगा, सेकेंड इक्वेशन एस यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वाई डायरेक्शन मान लीजिए इसको, इधर एक्स एक्सिस ले लिया, इसको वाई ले लिया, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी एस वाई की वैल्यू -4.5, यू वाई इज वी कॉस 30, वी देखो हमें पता चल चुका है, वैल्यूज डालेंगे सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा टी प्लस हाफ ए वाई -10 हो जाएगा, जी 10 दिया है, टी स्क्वायर, यहाँ से टी मिलेगा आपको, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके टी आ जाएगा, और टी आ गया तो जो डेल्टा डी होगा दैट विल बी वी कॉस 30 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, यहाँ से डेल्टा डी भी सॉल्व करोगे, ऑप्शन का जो रेंज दिया है 1.35 टू 1.41, ठीक है, 1.38 के आसपास आ जाएगा, ये सॉल्व करके आप देख सकते हैं, तो ये इजी क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला जो सेक्शन है उसमें 4 क्वेश्चन है, और ये ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है ग्राफ पर बेस्ड है, ये एक वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस आर है किसी मोमेंट पे, इस पे फोर्स लगाया गया, फोर्स लगाने के बाद इसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज मेजर करने के लिए एक डिवाइस यहाँ पे अटैच किया गया है, तो कह रहा है कि जब इसको फोर्स लगाओगे तो लेंथ में थोड़ा चेंज आएगा, लेंथ में चेंज आएगा तो रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा,
स्ट्रेस गिवन है आपको सिग्मा, एरिया ए दिया, लेंथ है, लेंथ मॉडुलस वाई गिवन है, कांस्टेंट करंट इसमें फ्लो कर रहा है, स्मॉल चेंज इन वोल्टेज, वोल्टेज का ग्राफ आपको आइडेंटिफाई करना है सिग्मा के साथ, सिग्मा मतलब स्ट्रेस। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार अच्छे से। रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लेंथ एल, यंग मॉडुलस y is connected to a circuit as shown in the figure. It carries a constant current I through the voltage across the rod being measured by voltmeter. The rod is stretched by application of force F at its ends, neglecting any effect of Joule heating. Joule heating नहीं लेना है। Which of the following graph best represent the change in voltage across the rod? अब एक बात ध्यान देने की यहाँ पे है, चेंज इन वोल्टेज की बात कर रहा है, स्ट्रेस के साथ कैसे वेरी करेगा, उसका ग्राफ क्या बनेगा। बात की गई है चेंज के बारे में। इनिशियल मोड की अगर मैं बात करूं तो चेंज तो कुछ होगा नहीं, मतलब डेल्टा वी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। बट ऑप्शन में कहीं भी डेल्टा वी 0 नहीं है कि नहीं? लेकिन ठीक है, देख सकते हैं, एक आइडिया तो ले सकते हैं ना कि वी कैसे चेंज हो रहा है, इसी के बारे में बात कर लेते हैं ना। अदरवाइज बोनस मार्क्स तो मिलते ही हैं, अगर आईटी वाले क्वेश्चन डिलीट करेंगे तो बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर हो सकता है, मान लेते हैं कि वोल्टेज के वेरिएशन के बारे में ही बात किया है, तो क्या हो सकता है, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो कुछ चीज़ें यहाँ से रिलेट कर सकते हैं हम लोग। फोर्स लग रहा है तो वायर इंक्रीज करेगा। अच्छा, हमें एक बात पता है कि जब आर की बात हम लोग करते हैं तो इतना पता है कि आर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एल स्क्वायर, ये हमें पता है। यहाँ से मैं अगर चेंज की बात करूँ, क्योंकि जब फोर्स आप लगाओगे तो लेंथ में चेंज आएगा, लेंथ में चेंज आएगा तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। और अगर मैं वी लिखता हूँ फॉर अ मोमेंट, वी, तो वी क्या होगा, आई आर। अब अगर आप वोल्टेज के चेंज की बात करते हो, डी वी, तो करंट कांस्टेंट बोला है, देखो आई डी आर, तो हमें डी आर को देखना है सिग्मा के टर्म में क्या होगा। तो यहाँ से देखो डी आर की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा 2L DL, चेंज इन लेंथ। यंग्स मॉडुलस गिवन है, आप रिलेट कर सकते हो, y इज इक्वल टू स्ट्रेस सिग्मा डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या हो जाएगा, DL बाई L हो जाएगा। तो यहाँ से देखो DL की वैल्यू हमें मिल रही है और यही हमें चाहिए यहाँ से, क्योंकि IDR हो जाएगा ना सीधे सीधे। तो बताओ DL की वैल्यू क्या हो जाएगी, DL की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ध्यान से देखो, सिग्मा L अपॉन वाई, राइट। यहाँ पे आप रख दीजिए DR, DR हो जाएगा 2L DL, DL इज सिग्मा L अपॉन वाई। ये क्या मिल गया, मिल गया 2L स्क्वायर सिग्मा अपॉन वाई, और जो DR है उसी के प्रोपोर्शन में DV आ जाएगा, तो DV हो जाएगा IDR, DR इज 2L स्क्वायर सिग्मा अपॉन वाई। यहाँ से दिख रहा है कि जो चेंज इन वोल्टेज का ग्राफ सिग्मा के साथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा। बट एक बात और दिखाई दे रही है, इनिशियल मोमेंट पे जब सिग्मा नहीं होगा, जैसे फोर्स नहीं होगा, उस मोमेंट पे चेंज की वैल्यू 0 आएगी। तो चलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तो कर ही सकते हैं हम लोग, इंक्रीज कर रहा है, ऑप्शन सी आपको मिल जाएगा, दिस इज द ग्राफ, चेंज इन वोल्टेज एंड सिग्मा, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, ये प्रिज्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। A ray of light enters in the arrangement of prism at grazing angle of incidence, ग्रेजिंग मतलब ये नॉर्मल अगर है तो ये 90 डिग्री है, तो अगर ये 90 तो हमें पता है अंदर का एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 90 है तो ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल होगा ये हो जाएगा 90 माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो नॉर्मल के साथ एंगल θ1, फिर उसी तरह से यहाँ देखो ये एंगल 90 है तो ये वाला एंगल हो जाएगा
90 माइनस थीटा 1। एक सीक्वेंस में ये बनता जाएगा अगर आप ध्यान से देखो। जस्ट अ मिनट। दिस एंगल इज 90, ये एंगल हो जाएगा सी, तो यहाँ से एंगल होगा 90 माइनस सी, राइट, ये 90 है ना। ओके, यहाँ पे एंगल मान लो नॉर्मल के साथ रे का थीटा 1 है, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा ये वाला, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा 1, क्योंकि दिस एंगल इज 90। और यहाँ पे मान लो नॉर्मल के साथ एंगल आ गया थीटा 2, तो फिर से ये वाला जो एंगल नॉर्मल के साथ होगा 90 माइनस थीटा 2, राइट। ओके, यहाँ पे एंगल नॉर्मल के साथ रे का मान लीजिए थीटा 3, तो ये वाला एंगल अगेन हो जाएगा 90 माइनस थीटा 3। और यहाँ पे मान लो एंगल आप थीटा 4, तो यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा दिस विल बी 90 माइनस थीटा 4, और ये एंगल तो 90 गिवन है। स्नेल्स लॉ लगाते जाइए 1 बाई 1, एलिमिनेशन अपने आप हो जाएगा। तो डायग्राम में ही मैंने एंगल्स दिखा दिए, अब स्नेल्स लॉ 1 बाई 1 लगाते चलते हैं। ऑप्शन आपको दिखेगा। देखो पहले तो लिखोगे 1 इंटू साइन 90, एयर से रे आ रही है, 1 इंटू साइन 90 दैट इज इक्वल टू म्यू 1 साइन सी, ये पहली बार स्नेल्स लॉ लग जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन सी दिस इज इक्वल टू म्यू 1 1 इंटू साइन 90 दिस इज इक्वल टू म्यू 1 साइन सी। यहाँ से आपको मिला म्यू 1 साइन सी इज इक्वल टू 1, तो मैं कह लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब जब आप दूसरे फेस पर जाओगे प्रिज्म के, यहाँ पे तो ये एंगल है 90 माइनस सी, तो आप लिखोगे म्यू 1 साइन 90 माइनस सी इज इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 1। म्यू 1 साइन 90 माइनस सी दिस इज इक्वल टू म्यू 1 साइन थीटा 1। तो साइन 90 माइनस सी म्यू 1 कॉस सी हो जाएगा, एंड इट इज इक्वल टू म्यू 1 साइन थीटा 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब तो अगर मैं इसको स्क्वायर करके ऐड करता हूँ, ये साइन स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर सी 1 हो जाएगा, मतलब ये एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे आगे जब सीक्वेंस में लिखोगे तो उधर भी एलिमिनेशन आपको दिखाई देगा। अब मैं इक्वेशन 3 लिखता हूँ।